अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हम स्लाइड नंबर 359 पर आ गए हैं। इसमें हम हेडिंग है प्रोडक्ट्स फॉर जीरोडर्मा एंड हाइपरहाइड्रोसिस, नरिश एंड प्रोटेक्ट योर स्किन अगेंस्ट ड्राइनेस एंड स्वेटिंग। इसमें साफ जाहिर है कि हम जीरोडर्मा जो होती है वो क्या है और हाइपरहाइड्रोसिस वो क्या है। यानी कि स्किन अगर टू ड्राई हो जाए तो हमने उसको क्या करना है, और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए, सॉरी ज़्यादा स्वेटी हो जाए तो क्या करना है, ठीक है। अब जीरोडर्मा जो है इसके बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन, क्योंकि ये देखें ये डर्माटोलॉजी का कोर्स नहीं है, ये सिर्फ आपकी जो प्रोडक्ट्स जो यूज़ आप कर सकते हैं सेफली उनका कोर्स है, ठीक है। तो अपनी ओपीडी में, सही, एस्थेटिक क्लिनिक की ओपीडी में, ठीक है। अब जीरो डर्मा के बारे में लोगों को बहुत होता है कि बीमारी क्या है। जीरो डर्मा जो है ना, इसे आप कह सकते हैं कि आम अल्फाज में अगर मैं लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊँ तो उर्दू में इसको खुश्क जिल्द भी कहा जा सकता है, एक्सट्रीम शदीद खुश्क जिल्द, ठीक है ना। इसमें जिल्द बहुत ही ज़्यादा खुश्क होती है और खिंचाव वाली होती है, ठीक है, खिंचरी होती है। जैसे अगर आप कभी सर्दियों में चेहरा धोएं और ऊपर कोई मॉइस्चराइजर ना लगाएं तो थोड़ी देर के बाद आपको चेहरा जो है ना खिंचता हुआ फील होता है, वो है, ठीक है। इसमें जिल्द की नमी भी कम हो जाती है और मामूल से ज़्यादा खुश्की जलन भी होती है। सर्दियों में ज़्यादा हो जाता है और पानी में ज़्यादा एक्सपोजर हो ना, वाटर एक्सपोजर, तो भी ये ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसमें ये होता है कि हम ऐसी मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स और कुछ एक दो प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि जिससे हम इसको कम अज़ कम मैनेज कर सकते हैं इफ़ वी कैन नॉट क्योर। और हाइपरहाइड्रोसिस, हाइड्रोसिस क्या होता है, पानी, स्वेटिंग, हाइपर ज़्यादा स्वेटिंग होना। इसमें हमने दो चीज़ें देखी हैं, एफ यू क्रीम है और ACS लोशन, एल्यूमिनियम क्लोराइड लोशन है और 5-फ्लोरोयूरिसिल क्रीम है। एफ यू क्रीम हम जीरोडर्मा में लेते हैं, 5-फ्लोरोयूरिसिल है इसके अंदर 1% इन क्रीम बेस क्या होती है आपको पढ़ाई जा चुकी है। और एसिटाइल को सॉरी एल्यूमिनियम क्लोराइड लोशन जो है ये हाइपरहाइड्रोसिस में दिया जाता है। इसमें 20% एल्यूमिनियम क्लोराइड है, हेक्साहाइड्रेट इन एब्सोल्यूट अल्कोहल। आप इन ये पेशेंट्स आपके पास आते हैं, याद रखें कि ये सिर्फ प्रोडक्ट्स का कोर्स है। हाइपरहाइड्रोसिस का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है वो मीजो बोटॉक्स है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक एस्पेक्ट पढ़ाया जा रहा है ट्रीटमेंट का, सारे एस्पेक्ट्स नहीं पढ़ाए जा रहे, ठीक है। सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। सबसे पहले हम 5-फ्लोरोयूरिसिल देख लेते हैं। ये इसकी क्रीम है, इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है 5-फ्लोरोयूरिसिल, 1% इन क्रीम बेस। जीरोडर्मा में ये इंडिकेटेड है। जीरोडर्मा की मैंने आपको एक बेसिक सी डेफिनेशन बता दी। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो रूक्स डर्माटोलॉजी का पढ़ सकते हैं, 10 वॉल्यूम की किताब है। और वरना आप डर्माटोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि FCPS किया जाए डरमा में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। 5-फ्लोरोयूरिसिल इज नॉट अ डायरेक्ट ट्रीटमेंट फॉर जीरोडर्मा। इट इज यूटिलाइज्ड इन जीरोडर्मा एसोसिएटेड कंडीशंस लाइक एक्टिनिक केराटोसिस और अर्ली यूवी इंड्यूस्ड स्किन लीजन्स। इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन्वॉल्व्स। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक और लफ्ज आ गया कि एक्टिनिक केराटोसिस क्या चीज़ होता है। सबसे पहले पहली लाइन हमने ये पढ़ी कि ये जो 5-फ्लोरोयूरिसिल है ये कोई जीरोडर्मा का जो है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन उसके साथ जो एसोसिएटेड कंडीशंस है उनको ये अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक्टिनिक केरेटोसिस जो इसकी एक एसोसिएटेड कंडीशन है वो क्या है। एक्टिनिक केरेटोसिस के बारे में हम पील्स के लेक्चर में हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक्टिनिक केरेटोसिस ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है टू यूवी रेज, ठीक है। सूरज की जो रोशनी होती है उससे स्किन ज़रा हमारी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो होती है वो ड्राई भी हो जाती है मोर देन नॉर्मल, खुरदरी यानी कि रफ स्केल्स ऊपर बन जाते हैं, खिंचती है, ठीक है। और स्किन पे पैचेस भी आ जाते हैं। ये जो सन एक्सपोज सरफेसेस होती है ना उन पे ज़्यादा होती है, जैसे कि हाथों पे, चेहरे पे, गर्दन पे, ठीक है। और ज़्यादा जो है ना लेटर एज ग्रुप्स में ज़्यादा देखी जाती है। अम, जो लोग ज़्यादा सन एक्सपोजर है उनका, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो फूड पांडा राइडर्स हैं या जो मजदूरी लोग कर रहे हैं उनके अंदर ये ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। और ये प्री कैंसरस भी हो सकती है, इसलिए इसका इलाज जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो 5-फ्लोरोयूरिसिल ने एक तो एक्टिनिक केराटोसिस को मैनेज किया और इसके अलावा इसने अर्ली यूवी इंड्यूस्ड स्किन लीजन्स जो थे उनको भी मैनेज किया, अर्ली, लेट नहीं, ठीक है। करती क्या है, ये क्या काम करता है। इनिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस, आपको पता है कि कोई भी नए सेल बनने के लिए जो स्टार्ट होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन से होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, मैट्रिक एफएससी में आप लोग पढ़ चुके हो। तो पहले तो डीएनए सिंथेसिस जो होती है ना, जो हो रही थी एबनॉर्मल सेल्स प्रोडक्शन के लिए, वो रुक जाती है। 5-फ्लोरोयूरिसिल एक्ट्स एज अ pyrimidine एनालॉग दैट competes with uracil,
अच्छा जी, जो आपने डीएनए की पढ़ी है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सारा कुछ जो पढ़ा है उसमें आपने देखा था बेसिस होती हैं जिसमें एक यूरोसिल भी है। अब क्या होता है कि यूरोसिल की जगह 5 फ्लोरो यूरोसिल जो है वो जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है, ठीक है। अब यानी कि उसको compete करता है, यानी कि जहाँ जहाँ यूरोसिल ने अपना रोल प्ले करना था वहाँ पे 5 फ्लोरो यूरोसिल जो है उसके लिए हमारा ये जो सारा डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो ज़्यादा सेलेक्टिव है। ये भी एक पिरिमिडीन एनालॉग ही है, ठीक है। वो भी एक पिरिमिडीन थी। प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स दो तरह की बेसिस होती है ना, यूरोसिल एक पिरिमिडीन है और 5 फ्लोरो यूरोसिल एक पिरिमिडीन एनालॉग है, उससे मिलता जुलता है, ठीक है। अब हुआ ये कि जहाँ जहाँ यूरेसिल लगना था वहाँ पे 5 फ्लोरो यूरेसिल लग गया। इसकी वजह से क्या होता है, इट इनहिबिट्स थायमिडाइलेट सिंथेज व्हिच इज एन एंजाइम व्हिच इज एसेंशियल फॉर सिंथेसाइजिंग थायमिडीन व्हिच इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए। यूरेसिल की जगह 5 फ्लोरो यूरेसिल लगने से ये होता है कि जो एंजाइम था थायमिडाइलेट सिंथेज वो हो गया इनहिबिट। जब एंजाइम इनहिबिट हो गया तो उसकी वजह से जो हमारे पास थायमिडीन जो थी वो ना बन पाई। जब थायमिडीन ना बन पाई तो डीएनए भी ना बन पाया, ठीक है। इसको रिवाइज करते हैं। डीएनए बनने के लिए हमें चाहिए थी थायमिडीन और थायमिडीन के लिए हमें चाहिए था एक एंजाइम जिसका नाम था थायमिडाइलेट सिंथेज। जो थायमिडाइलेट सिंथेज था इसको इनहिबिट करवाया किसने, 5 फ्लोरो यूरोसिल ने। 5 फ्लोरो यूरोसिल ने कैसे इसको इनहिबिट करवाया, इसने यूरोसिल की जगह जाके खुद बाइंड कर लिया यूरोसिल बाइंडिंग साइट्स पे, ठीक है। दिस लीड्स टू सेलेक्टिव डेथ ऑफ हाइपर प्रोलिफरेटिव सेल्स। जो हाइपर प्रोलिफरेटिव सेल्स थे सिर्फ उनकी डेथ हुई। सेलेक्टिव डेथ, सेलेक्टिव का वर्ड यहाँ पे सुनना बहुत जरूरी है। ये नहीं करता कि सारे जो स्किन के अंदर प्रोलिफरेटिव सेल्स है सबकी सबकी डेथ होगी। जो हाइपर प्रोलिफरेटिव सेल्स है सिर्फ उनकी डेथ हुई है। सच एज डैमेज केराटिनोसाइट्स इन जीरोडर्मा एसोसिएटेड लीजन्स। केराटिनोसाइट जो थी वो हमारे जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है, जो हमारी स्किन की 3 लेयर्स आपको पता है, एपिडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में अब आगे से होती है मजीद लेयर्स होती है। सबसे सुपरफिशियल होगी स्ट्रेटम कॉर्नियम। जो स्ट्रेटम कॉर्नियम के सेल्स हैं उनको हम कहते हैं कॉर्नियोसाइट्स, और जब वो केराटिनाइज हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, केराटिनोसाइट्स। अब ये जो केराटिनोसाइट्स थे, जब अगर ये डैमेज होते हैं तो हमारे स्किन का बैरियर भी खराब रहता है, हमारी यूवी प्रोटेक्शन भी खराब हो जाती है, ठीक है। अब हो क्या रहा था, ये जो जीरोडर्मा एसोसिएटेड हमारी स्किन कंडीशन थी जैसे कि एक्टिनिक केराटोसिस, इसमें ये बहुत सारे बनते तो चले जा रहे थे केराटिनोसाइट्स, मगर ये क्या थे, डैमेज थे, एबनॉर्मल थे, ठीक है। हाइपर प्रोलिफरेटिव सेल्स जो इनको बना रहे थे उनके अंदर जाके 5 फ्लोरोयूरेसिल ने ये सारा पिछला मैकेनिज्म एक्शन जो हमने पढ़ा है वो परफॉर्म किया और हमारी जो सिलेक्टिव डेथ होना शुरू की किसी केराटिनोसाइट्स की इन जीरोडर्मा एसोसिएटेड लीजन्स, ठीक है। यही हाइपर प्रोलिफरेटिव थे। नॉर्मल स्किन सेल तो अपने ही रेट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा इसने ये किया कि इसने डैमेज सेल्स को जाकर टारगेट किया। सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी होती है इसकी डैमेज सेल्स के अगेंस्ट, यानी कि आपकी नॉर्मल स्किन कोई कुछ नहीं कहेगी, जो आपके डैमेज सेल्स हैं उनको ये उनके लिए टॉक्सिक है। एबनॉर्मल और यूवी डैमेज स्किन सेल्स विद इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनकॉर्पोरेट 5 फ्लोरोयूरेसिल इनटू देयर आरएनए एंड डीएनए, ठीक है। यानी कि अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि हाइपर प्रोलिफरेटिव सेल्स में जाके इसने ये सारी काम करने हैं। यूरेसिल की जगह पे जाके 5 फ्लोरोयूरेसिल लग जाना किसमें होता है, एबनॉर्मल और यूवी डैमेज स्किन सेल्स में, ठीक है। हमें उनकी जरूरत नहीं है, वो हमारी स्किन के ऊपर जो है लोड बढ़ा रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी लोड बढ़ा रहे हैं, हमारा बैरियर जो है वो उसके अंदर वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमें उन सेल्स की जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ कि 5 फ्लोरोयूरेसिल जो था वो इनकॉर्पोरेट ही सिर्फ उन सेल्स में हो रहा था इनटू देयर आरएनए एंड डीएनए डिसरप्टिंग देयर फंक्शन, ठीक है। उनका अपना फंक्शन भी परफॉर्म ना हुआ। सब प्रोटीन्स कहाँ बनती हैं, किसके ऑर्डर पे बन रही है, डीएनए के ऊपर जो है वो सारा वो जो एंजाइम्स और सब कुछ एंजाइम भी प्रोटीन से होते हैं, वो नॉर्मल फंक्शन भी परफॉर्म ना हो सका और रेप्लिकेशन भी परफॉर्म ना हो सकी, ठीक है। हेल्दी नॉन प्रोलिफरेटिव स्किन सेल्स आर लार्जली स्पेयर्ड। ये नहीं कि उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मैक्सिमली उसको कुछ नहीं कहेगा, बिल्कुल ही जो है नॉमिनल सा कोई साइड इफेक्ट आएगा। रिडक्शन ऑफ हाइपर केरेटोसिस। अच्छा, बाय टारगेटिंग द थिक एंड स्केली और डैमेज पैचेस ऑफ द स्किन, हमने पीछे पढ़ा पिछले पेज में कि रेपिडली प्रोलिफरेटिंग जो थे हमारे पास केराटिनोसाइट्स थे, ठीक है। और जो रेपिडली प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं, थिक स्केल्स और डैमेज पैचेस ऑफ स्किन, ठीक है। ये जो थिक स्केल्स है, जो डैमेज पैचेस थे, जो कि जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, हमें एक नॉर्मल बैरियर चाहिए था, इसने क्या किया, इनको किया टारगेट।
और 5-fluorouracil प्रमोट्स द शेडिंग ऑफ एबनॉर्मल स्किन लेयर्स, और इनकी शेडिंग करवाई। दिस फैसिलिटेट्स द रीजनरेशन ऑफ हेल्थियर सेल्स, और जो नॉर्मल स्किन सेल्स से जो डीपर लेयर्स में पड़े थे वो सरफेस पर आए जिसकी हमें ज़रूरत थी। ठीक है, चौथा इसने किया है इंडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। एप्लीकेशन ऑफ 5-fluorouracil ट्रिगर्स लोकलाइज इन्फ्लेमेशन। एक लोकलाइज इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई, हमेशा जो होती है ये कंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन होती है, रिक्रूटिंग द इम्यून सिस्टम टू क्लियर डैमेज सेल्स। अब जो इन्फ्लेमेशन होगी तो क्या होगा, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स कीमोकाइन्स रिलीज होते हैं, और उसके बाद कौन से सेल्स आते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं। खासतौर से यहाँ पे हम न्यूट्रोफिल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, उन्होंने क्लियर कर दी डैमेज सेल्स को, मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल इन्होंने क्लियर किए डैमेज सेल्स। डैमेज सेल्स कौन थे हमारे पास, एबनॉर्मल केराटिनोसाइट्स से। दिस इन्फ्लेमेशन स्टिमुलेट्स टिश्यू रिपेयर एंड रीजनरेशन। अच्छा, ये क्या कैसे करता है टिश्यू रिपेयर और रीजनरेशन, हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि जो आते हैं हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स और कीमोकाइन्स की वजह से रिक्रूट होते हैं, फिर वो रिलीज करते हैं किसको, कोलेजन, इलास्टिन, हाइलुरोनिक एसिड, फाइब्रोनेक्टिन, काफ़ी चीज़ें और भी होती हैं, मेटालोप्रोटीनेसेस होते हैं। ठीक है ना, एडिंग इन द रिकवरी ऑफ यूवी डैमेज स्किन। हमारा पूरा जो मैट्रिक्स था वो रीमॉडल हो गया, और जो हमारी यूवी डैमेज स्किन थी वो उसकी अच्छी रिकवरी होगी। 5-fluorouracil के बारे में अभी तक हमने ये पढ़ा कि इसने डीएनए सिंथेसिस जो थी उसको इनहिबिट किया, किन सेल्स में इनहिबिट किया, जो रेपिडली प्रोलिफरेटिव हाइपर प्रोलिफरेटिव एबनॉर्मल सेल्स से मजीद हाइपर प्रोलिफरेशन ना हो सकी और सेल के अपने फंक्शन भी कैरी आउट नहीं हो सकते। फिर इसने टारगेट किया डैमेज सेल्स को, और उसके अंदर जाके इसने क्या किया कि उनके डीएनए और आरएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया, और उसकी वजह से उनकी नॉर्मल जो सेलुलर एक्टिविटी थी वो हो ना पाई। फिर एपोप्टोसिस, सेल डेथ, और फिर सब इस तरफ पाथवे चला गया। फिर रिडक्शन ऑफ हाइपर केरेटोसिस, ये इसने कैसे किया, ये जो थिक स्केल्स वगैरह थे इनकी शेडिंग को इसने किया स्टिमुलेट। ठीक है, और जो रीजनरेशन होगी हेल्दियर स्किन सेल्स की। चौथा हमने पढ़ा कि इंडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। 5-fluorouracil ने एक लोकल इन्फ्लेमेशन स्टार्ट की जिसकी वजह से दो चीज़ें हुई कि जो एबनॉर्मल सेल्स थे जो वहाँ पर पड़े हुए थे वो क्लियर अवे हो गए, और दूसरा ये हुआ कि जो मैट्रिक्स था वो सारा का सारा रीमॉडल हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा कोलेजन लेवल्स हो गए, इलास्टिन लेवल्स बढ़ गए, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। रेलेवेंस टू जीरोडर्मा। जीरोडर्मा में हम स्पेसिफिकली क्यों देते हैं, इन जीरोडर्मा लिंक्ड टू क्रोनिक सन एक्सपोजर और एक्टिनिक डैमेज 5-fluorouracil क्लियर्स प्री कैंसरस एंड डैमेज सेल्स। ये जो डैमेज सेल्स है ये प्री कैंसरस सेल्स भी होते हैं इनमें से कुछ, ये जो थे हो सकते हैं प्री कैंसरस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर अवे हो जाते हैं, इम्प्रूविंग द स्किन टेक्सचर एंड प्रमोटिंग हेल्दी रिन्यूअल। स्किन टेक्सचर भी इम्प्रूव हुआ और रिन्यूअल भी हेल्दी होगी। हेल्दी रिन्यूअल जैसे मैंने भी बताया कि जो मैट्रिक्स की रिमॉडलिंग हो जाती है। हाउएवर जीरोडर्मा इटसेल्फ ड्राई स्किन रिक्वायर्स कॉन्करेंट मॉइस्चराइजेशन एंड हाइड्रेशन थेरेपी। सिर्फ ये एक सोल ट्रीटमेंट नहीं है जीरोडर्मा का, यहाँ पे हम रूक्स डर्माटोलॉजी नहीं पढ़े, यहाँ पे हम एक्सीपियंस डर्मा नहीं करे, ये आपको सिर्फ बेसिक बेसिक यहाँ पे मेडिसिन पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो जीरोडर्मा के अपने ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास पूरा मॉइस्चराइजेशन पेशेंट की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, और हाइड्रेशन थेरेपी उसको जो है अपनी मेंटेन करनी पड़ती है। यूज अंडर डर्माटोलॉजिकल सुपरविजन टू मैनेज पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स लाइक रेडनेस, इरिटेशन और पीलिंग। रेडनेस, इरिटेशन और पीलिंग होगी पेशेंट को आप पहले ही इसके बारे में आगाह कर दें, पैच टेस्ट एडवाइस करें। और दूसरी बात ये है कि ये जो रेडनेस, इरिटेशन, पीलिंग है ये इसके कोर्स का हिस्सा है, और इसको मैनेज कैसे करना होता है आपने, एक तो सनब्लॉक एडवाइस करना होता है, और दूसरा अगर ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव हो रही है तो जो है यूज़ डिसकंटिन्यू करना होता है, लेयर करें मॉइस्चराइज़र के साथ। जो सैंडविच मेथड आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा पढ़ाया गया है, या इसको डाइल्यूट कर सकते हैं, और जिंक ऑक्साइड पेस्ट रात को इस्तेमाल करने के लिए पेशेंट को साथ में दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड 10% हेक्साहाइड्रेट लोशन, ये आपके सामने पड़ी हुई है तस्वीर। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स की तस्वीरें दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आप यही खरीदें, यहाँ पे दिखाने का मकसद है कि एक बार आपकी नज़र से चीज़ गुजरी हुई हो। और दूसरी बात ये है कि कोई स्पेसिफिक ब्रांड को प्रमोट करने का भी मकसद नहीं है, आपको अंदर के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं। 20% एल्यूमिनियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल है इसके अंदर। अगर आपको किसी और ब्रांड में मिल रहा है 20% एल्यूमिनियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल, तो आप किसी भी ब्रांड का ले लें, अनलेस एंड अनटिल कि वो जो हाँ, जो क्लेम करी वो अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट उतना ही क्वांटिटी में वही हो। इसकी इंडिकेशन है हाइपरहाइड्रोसिस, यानी कि ज़्यादा पसीना आना। ठीक है, आजकल आपको पता है जो भी पेशेंट आपके पास हाइपरहाइड्रोसिस की कंप्लेन के साथ आएगा वो आपको यही कहेगा कि हम ये ट्राई कर चुके हैं, हम हमारा मीजो बोटॉक्स करते हैं। ठीक है,
इसकी जो है ना कंप्लाइंस बहुत पुअर है पेशेंट्स में, क्योंकि जिसको ये कंडीशन है उसको रोज रात को ये लगा के सोना, सुबह उठना, फिर मतलब इसकी 24 आवर्स तक इसके लास्टिंग होती है इसके इफेक्ट्स की। तो पेशेंट जो है ये कर करके थक जाता है और फिर वो एक सेमी परमानेंट या लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। Aluminum chloride hexahydrate in absolute alcohol is a widely used treatment for hyperhidrosis, excessive sweating के लिए, particularly in areas like underarms, palms and soles। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अगर सोल्स में हाइपरहाइड्रोसिस हो रहा है तो पेशेंट को फंगल इन्फेक्शंस रिकरेंट होती रहती हैं। अगर पाम्स में हो रहा है तो उसकी वजह से वो एग्जाम में लिख नहीं पाता, और अगर अंडर आर्म्स में हो रहा है तो कभी वो भी मार्केट में जाके सिर्फ क्लोथ्स ट्राई करने के लिए भी चेंज करते हैं तो अंडर आर्म्स वेट हो जाती हैं। बहुत एम्बेरसिंग कंडीशन होती है। आजकल इन तीनों के ट्रीटमेंट के लिए एस्थेटिक क्लिनिक्स के ऊपर बोटॉक्स परफॉर्म किया जाता है। इन केस पेशेंट जो है वो बोटॉक्स जो है उसके लिए कैंडिडेट नहीं है, परफेक्ट कैंडिडेट नहीं है, तो हम ये भी एज ए नॉन इन्वेजिव मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखें जी, इस करता क्या है, स्वेट ग्लैंड की ब्लॉकेज कर देता है। एल्यूमिनियम आयंस इंटरैक्ट विद स्वेट ग्लैंड्स टू फॉर्म अ जेल लाइक प्लग विद इन द स्वेट डक्ट। स्वेट डक्ट्स के अंदर जाके ये एक प्लग बना लेता है। क्या कैसे बनाता है? स्वेट और एल्यूमिनियम आयंस दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक जेल लाइक प्लग सा बन जाता है। दिस ब्लॉक्स द स्वेट फ्रॉम रीचिंग आउट द स्किन सरफेस, इफेक्टिवली रिड्यूसिंग ट्रांसपिरेशन। जो स्वेट अगर जो प्रोडक्शन हो रही है वो अंदर ही रहती है, वो स्किन की सरफेस के ऊपर नहीं आता। दूसरा इसका जो मैकेनिकल ऑफ एक्शन है वो है एट्रोफी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। लॉन्ग टर्म यूज कैन लीड टू पार्शियल एट्रोफी ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स रिड्यूसिंग देयर एक्टिविटी ओवर टाइम। ठीक है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म यूज करते हो लाइक 3 मंथ्स, तो उसमें क्या होता है कि स्वेट ग्लैंड्स की पार्शियल एट्रोफी, ये नहीं कि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद उनकी एक्टिविटी भी कम हो जाती है ओवर टाइम। ये नहीं कि एक रात लगाया तो अगले दिन ये रिजल्ट आ जाएगा। ड्राइंग इफेक्ट ऑफ एल्कोहल। अल्कोहल, आपको पता है, आप अल्कोहल स्वैब्स यूज़ करते हो कोई भी सैंपल लेने से पहले, तो आप देखते हो कि जब आप अल्कोहल स्वैब अपने हाथ पे रब करते हो तो उसके बाद वहाँ से आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई होकर खिंच जाती है। क्यों? अल्कोहल्स होती हैं वो ड्राइंग होती है, इसीलिए जो ड्राई स्किन के पेशेंट्स होते हैं वो कभी भी अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट अल्कोहल एनहेंसेस द ड्राइंग इफेक्ट एंड इम्प्रूव द डिलीवरी ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इनटू द स्वेट ग्लैंड। एक तो ये सरफेस क्लीन कर देता है, ऊपर से हर चीज़ को अपने अंदर डिजोल्व करके साफ कर देता है। जो अल्कोहल है इसके अंदर, जो अल्कोहलिक कॉम्पोनेंट है, ठीक है, तो जो हमारी रीच होती है एल्यूमिनियम क्लोराइड हेक्साइड्रेट की 10% जो है उसकी स्वेट ग्लैंड्स के अंदर ज़्यादा, डक्ट्स के अंदर ज़्यादा अच्छी डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, और ख़ुद भी ये ड्राइंग एजेंट है, तो उसकी वजह से भी आपका जो इफ़ेक्ट है वो रीइंफोर्स होता है। ठीक है, हमने इसके बारे में 3 चीज़ें पढ़ी कि एक तो स्वेट ग्लैंड की इसने फिजिकल ब्लॉकेज की, दूसरा इसने ओवर द टाइम एट्रोफी करवाई लेकिन पार्शल, और इसके अलावा इसने एक ड्राइंग इफेक्ट दिया इसके अल्कोहलिक कंपोनेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। की पॉइंट्स इसके ये हैं कि इफेक्टिव एरियाज आर कॉमनली यूज्ड फॉर अंडर आर्म्स, पाम्स एंड द सोल फॉर हाइपरहाइड्रोसिस। रात को लगाकर सोना होता है। एप्लीकेशंस बेस्ट अप्लाइड एट नाइट व्हेन स्वेट ग्लैंड्स आर लेस एक्टिव। रात को एक तो टेम्परेचर कम होता है, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो स्वेट ग्लैंड्स उस वक्त इतने एक्टिव नहीं होते। साइड इफेक्ट्स कैन कॉज इरिटेशन और रेडनेस। यूजिंग अ मॉइस्चराइजर आफ्टर एप्लीकेशन कैन हेल्प। थोड़ी सी इरिटेशन ये कॉज करता है, जितने भी मेटल्स हैं वो इरिटेशन तो कॉज करते ही हैं और रेडनेस भी कॉज करते हैं। उसके लिए पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि जो मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करते हैं या इमोलिएंट जो आपको सूट करता है, जो आप पहले से यूज़ कर रहे हैं, आप उसी को कंटिन्यू करेंगे। और पेशेंट को नेगेटिव काउंसल भी करें, बाद में वो ये ना कहे कि आपने मुझे दवाई दी से मेरी स्वेटिंग तो इम्प्रूव हुई लेकिन मेरी इरिटेशन और रेडनेस शुरू हो गई है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज एन अल्कोहल इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर मैनेजिंग हाइपरहाइड्रोसिस इन अल्कोहल इज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। यहाँ पे याद रखिए कि हम ए टू जी सारा कुछ नहीं पढ़े, हम बेसिक्स पढ़े हैं। ऑफरिंग सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन स्वेटिंग व्हेन यूज कंसिस्टेंटली। ठीक है, और इस्तेमाल करते करते आपको स्वेटिंग की जो कंप्लेन है उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब आगे हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। कॉन्ट्राइंडिकेशंस 20% एल्यूमिनियम क्लोराइड हेक्साइड्रेट इन एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है? स्किन कंडीशंस में इरिटेटेड या ब्रोकन स्किन, एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, उसमें कोई भी टॉपिकल लगाने की बजाय उस पेशेंट को जो है आप भेजें अस्पताल में इमरजेंसी में, या खुद ट्रीटमेंट आता तो कर लें। शुड नॉट बी अप्लाई टू इन्फ्लेम्ड कट और रिसेंटली शेव्ड एरियाज। एलर्जी टू, देखो हमने पहले भी पढ़ा कि ये रेडनेस और इरिटेशन कॉज करती है। आपको रिसेंटली शेव्ड एरिया
या इन्फ्लेम स्किन है या कोई कट लगा हुआ है, तो उस पर इतनी सवेयर इरिटेशन होगी कि पेशेंट की कंप्लाइंस ज़ीरो हो जाएगी इससे। एलर्जी और सेंसिटिविटी, नॉन एलर्जी और हाइपर एल्यूमिनियम क्लोराइड और अल्कोहल, पेशेंट को अगर नहीं पता तो टेस्ट बैच ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में लिमिटेड सेफ्टी डाटा यूज ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन। severe hyperhidrosis may not be effective for severe cases requiring alternative treatments like botulinum toxin और सर्जरी। ठीक है, ये मैं आपको बता रही थी कि आजकल इसका यूज़ रिस्ट्रिक्टेड है और ज़्यादा लोग बोटॉक्स की तरफ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ इन इंक्रीजिंग अवेयरनेस। ठीक है, और सवेयर केसेस में ये वैसे भी हेल्पलेस ही हो जाता है। किडनी डिसऑर्डर्स में ये बड़ा ज़रूरी है। रेयरली एल्यूमिनियम accumulation can occur in severe renal impairment, though the risk is minimal with topical use। ठीक है, जो एल्यूमिनियम accumulation की वजह से जब लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे और एब्जॉर्प्शन भी हो रही है कुछ ना कुछ बॉडी में, तो सवेयर रीनल इम्पेयरमेंट हो सकती है। ऑल्दो जब आपको पता ही है कि टॉपिकल यूज से सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा नहीं होती है और ना ही हमारा हाइपरहाइड्रोसिस का जो एरिया होता है वो बहुत लार्ज सरफेस एरिया है जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटीज यूज़ करेंगे। लेकिन फिर भी अगर पेशेंट के ऑलरेडी आर एफ टीज डी रेंज है तो आप जो है कॉशियसली एडवाइस करेंगे अवॉइड कांटेक्ट विद आइज और म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड डिसकंटिन्यूज इफ सेवियर इरिटेशन डेवलप्स। ये किसी भी टॉपिकल के लिए है कि म्यूकस मेम्ब्रेन्स और आइज के लिए डिज़ाइन नहीं होता। और अगर पेशेंट को सवेयर इरिटेशन हो रही है थोड़ी बहुत तो उसको आपने गाइड करनी है, लेकिन अगर सवेयर हो रही है तो फिर हम इसके यूज़ को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। आज का लेक्चर यहाँ कंक्लूड करते हैं। इस टॉपिक का रिमेनिंग पोर्शन हम कल के लेक्चर में करेंगे। आप लोगों को जो क्वेश्चन हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं।